गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है, जो प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास आती है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। देखो, हाल ही में थाओ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो थाओ महोत्सव की हम बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर मनाया जाता है? बिहार में। कहाँ पर मनाया गया है दोस्तों? बिहार में मनाया गया है। बिहार की हम बात करें तो बिहार के कौन से स्थान पर मनाया गया है दोस्तों? गोपालगंज। कौन सा स्थान आता है? गोपालगंज नामक स्थान पर थाओ महोत्सव बनाया गया है। इसमें दोस्तों हम बात करें, एक तो उद्घाटन। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? तेजस्वी यादव। कौन आते हैं? तेजस्वी यादव। जबकि बात करें यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि की हम बात करें दोस्तों, तो वो किन को बनाया गया था? हिमेश रेशमिया को। मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? हिमेश रेशमिया को बनाया गया था। तो सबसे पहले तो बिहार के कौन से स्थान पर बनाया गया था? गोपालगंज स्थान पर। उसके बाद उद्घाटन की बात करें तो उप मुख्यमंत्री कौन आते हैं? तेजस्वी यादव। जबकि बात करें मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? हिमेश रेशमिया को बनाया जाता है। तीन बातें तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें तो ये जो थाओ महोत्सव था दोस्तों, इसका कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। एक बात ये याद रखनी है आपको कि इसका संस्करण कौन सा था दोस्तों? 11वां संस्करण था। उसके बाद बात करें तो एक चीज हम बात करें दोस्तों, तो ये 11वां संस्करण 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को मनाया गया था। 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को मनाया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, कौन आते हैं दोस्तों? नीतीश कुमार। कौन आते हैं? नीतीश कुमार। जबकि बात करें बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान आता है, कौन सा? वाल्मीकि। कौन सा आता है दोस्तों? वाल्मीकि नेशनल पार्क आता है। बिहार में अन्य भी दोस्तों महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे बात करें, एक नाम आता है छठ पूजा। क्या नाम आता है दोस्तों? छठ पूजा नाम आता है। छठ पूजा की बात करें, इस दिन बिहार में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करेंगे? सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। छठ पूजा की बात करें तो किसकी पूजा करते हैं दोस्तों? सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद बात करें तो एक नाम आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की हम बात करें दोस्तों, कब मनाई जाती है? 14 जनवरी। कब मनाई जाएगी? 14 जनवरी को मनाई जाती है। और इस दिन हम बात करें तो एक तो यहाँ पे क्या उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? फसल का मौसम। फसल के मौसम की शुरुआत। फसल के मौसम की शुरुआत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है बुद्ध जयंती। क्या नाम आता है? बुद्ध जयंती। और इसकी हम बात करें तो भगवान बुद्ध की जयंती को हम बात करें तो किस रूप में मनाया जाता है? बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो एक चीज ये याद रखना कि भगवान बुद्ध की जयंती को किस रूप में मनाते हैं? बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक दोस्तों हम बात करें तो नवंबर माह में लगता है सोनपुर पशु मेला। क्या लगता है? सोनपुर पशु मेला। कब बढ़ता है दोस्तों? नवंबर माह में। कब रहेगा? नवंबर माह में। ये हम बात करें दोस्तों, एशिया के जो सबसे बड़े पशु मेले उनमें से एक माना जाता है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक। एशिया के सबसे बड़े जो पशु मेले उनमें एक माना जाता है। कौन सा दोस्तों? सोनपुर पशु मेला। कौन सा आता है? सोनपुर पशु मेला। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है सम्मा
चकेवा बिहुला मेला। क्या नाम आता है? सम्मा चकेवा बिहुला मेला। और ये दोस्तों कौन से माह में मनाया जाता है? नवंबर माह में मनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाएगा? नवंबर माह में मनाया जाता है। तो बिहार में हम बात करें दोस्तों, अन्य जो महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं, कौन सी आती है? छठ पूजा पूरे भारत में मनाई जाती है। क्या? मकर संक्रांति। एक कौन सी आती है? बुद्ध जयंती। एक हम बात करें तो सोनपुर पशु मेला। और एक क्या नाम आएगा? सम्मा चकेवा बिहुला पशु मेला। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो, हाल ही में सैटेलाइट ताइफा फेस्ट, हाल ही में सैटेलाइट ताइफा फेस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केन्या के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? केन्या के द्वारा। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, जो ये ताइफा फेस्ट सैटेलाइट है, इसकी हम बात करें तो ये क्या है? ये केन्या का पहला प्रथम ऑपरेशनल अर्थ, केन्या का प्रथम ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। केन्या का प्रथम ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? सैटेलाइट है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों ये किस काम में आएगा? तो उद्देश्य की हम बात करें दोस्तों तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है आपदा स्थिति व खाद्यान्न संकट से निपटना। आपदा स्थिति व खाद्यान्न संकट से निपटना। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, एक तो आपदा स्थिति हो गई और खाद्यान्न संकट से निपटना। एक चीज तो आपको ये देखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक चीज और देखो, ये जो केन्या का जो ये प्रथम ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसकी हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी आती है दोस्तों? स्पेस एक्स कंपनी। कौन सी कंपनी आएगी? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। एक चीज आपको ये याद रखनी है। और स्पेस एक्स कंपनी है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो ये किसकी है? एलन मस्क की। एलोन मस्क की है। किसकी आती है दोस्तों? एलोन मस्क की ये कंपनी है। एक हम बात करें दोस्तों तो इसको कहां से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसको प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों कहां से? कैलिफोर्निया से। कहां से किया गया दोस्तों? कैलिफोर्निया से। कहां से किया गया दोस्तों? कैलिफोर्निया से। और कैलिफोर्निया में हम बात करें तो एक नाम आता है वेडनबर्ग बेस। यहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसमें दोस्तों हम बात करें तो ऑप्टिकल कैमरे लगे हुए हैं। कौन से कैमरे? ऑप्टिकल कैमरे। कैसे कैमरे दोस्तों? ऑप्टिकल कैमरे। तो केन्या का ये प्रथम ताइफा फेस्ट सैटेलाइट है, जिसको हम बात करें कौन सी कंपनी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। किसके दोस्तों? एलन मस्क की है। उसके बाद हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है? आपदा स्थिति और खाद्यान्न संकट से निपटना। आपदा स्थिति और खाद्यान्न संकट से निपटना। एक बात करें तो ये कहाँ से है? कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग बेस में है। तो इसकी हम बात करें तो ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये किसका है दोस्तों? सबसे पहले तो नाम क्या है इसका? ताइफा फेस्ट। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हमें कि केन्या वो कौन से महाद्वीप में आता है। सबसे पहले तो हम बात करें, देखो केन्या की हम बात करें तो केन्या कौन से महाद्वीप में आता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप में। केन्या में एक चीज याद रखना कि जेब्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एक चीज ये याद रखनी है आपको। एक हम बात करें तो एक चीज और देखो, अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप वो विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित है।
क्या था दोस्तों? अफ्रीका चारों गोलार्धों में स्थित है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? विश्व का अंध महाद्वीप। क्या बोलेंगे? विश्व का अंध महाद्वीप बोला जाता है। एक बात करें दोस्तों, एक इसको क्या बोला जाएगा? एक बोला जाएगा मानव का जन्म स्थान। क्या बोला जाता है? मानव का जन्म स्थान। एक हम बात करें तो एक इसको क्या बोला जाएगा? एक बोला जाता है गर्म महाद्वीप। एक हम बात करें दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको? एक बोला जाता है भविष्य का महाद्वीप, और एक क्या बोलते हैं? काला महाद्वीप। एक क्या बोला जाएगा? काला महाद्वीप। तो ये चारों चीज, पांचों नाम आपको याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। उसके बाद हम बात करें तो कर्क रेखा। एक बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आएगा? भूमध्य रेखा। क्या नाम आता है? भूमध्य रेखा। एक हम बात करें दोस्तों तो एक क्या नाम आता है? भूमध्य रेखा के बाद हम बात करें तो मकर रेखा। क्या नाम आता है? मकर रेखा। तो ये चारों प्रमुख रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से। इसलिए हम बात करें तो विश्व के कौन से गोलार्ध में? चारों गोलार्ध में स्थित एकमात्र महाद्वीप है। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा, 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगी? अल्जीरिया में। कहाँ पे काटती हैं दोस्तों? अल्जीरिया में काटती हैं। जबकि बात करें दोस्तों 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा, इन दोनों की हम बात करें तो ये दोनों कहाँ पे काटती हैं दोस्तों? ये दोनों काटती हैं गिन्नी की खाड़ी में। कहाँ पे काटती हैं दोस्तों? गिन्नी की खाड़ी में काटेंगी। तो ये दोनों चीजें याद रखना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, एक अफ्रीका महाद्वीप से हम बात करें तो एक तो नाम आता है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आता है? जिब्राल्टर जल संधि। इसकी हम बात करें तो ये दो महाद्वीपों को अलग करती है। कौन कौन सा महाद्वीप है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को। जबकि हम बात करें किसको जोड़ेगी दोस्तों? ये जोड़ती है अंध महासागर, और एक किसको जोड़ेगी दोस्तों? एक हम बात करें तो एक जोड़ती है ये अंध महासागर, और एक हम बात करें दोस्तों किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर को। किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को हम बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है दोस्तों? कुंजी या चाबी बोलेंगे। किस क्या बोलेंगे? कुंजी या चाबी। अब देखो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करते दोस्तों, यूरोप का कौन सा देश आता है? स्पेन। कौन सा देश आएगा? स्पेन। जबकि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश आएगा? अफ्रीका महाद्वीप का आता है मोरक्को। कौन सा देश आएगा दोस्तों? मोरक्को। दो चीजें ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक आता है बाब मद अदेव जल संधि। क्या नाम आता है दोस्तों? बाब मद अदेव जल संधि। इसकी हम बात करें तो ये दोस्तों दो महाद्वीपों को अलग करती है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। और एक हम बात करें तो एक किसको अलग करेगी दोस्तों? एक अलग करती है ये एशिया महाद्वीप को। ठीक है। एशिया महाद्वीप के अंदर दोस्तों क्या स्थित है? एशिया महाद्वीप में अंदन की खाड़ी। क्या आती है दोस्तों? अंदन की खाड़ी। जबकि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के अंदर क्या स्थित है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आती है लाल सागर। क्या नाम आता है? लाल सागर। तो इन दोनों को क्या करती है? ये जोड़ती है। उसके बाद एक चीज याद रखना, एक क्या नाम आता है दोस्तों? एक हम बात करें तो एक आता है भूमध्य सागर। क्या नाम आता है? भूमध्य सागर। और एक तरफ हम बात करें दोस्तों, एक तरफ क्या नाम आता है? लाल सागर। इन दोनों को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। कौन जोड़ती है दोस्तों? स्वेज नहर जोड़ती है। तो एक चीज ये याद रखना कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ेगी दोस्तों? स्वेज नहर। स्वेज नहर की हम बात करें दोस्तों, इसके ऊपर कुछ झीलें बनी हुई हैं। जैसे नाम आता है तिमासा,
मंजला। एक हम बात करें तिमाशा, एक नाम आता है मंजला। और एक हम बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आएगा, एक दोस्तों नाम आता है ग्रेट बिट्टर। क्या नाम आता है, ग्रेट बिट्टर। एक हम बात करें तो एक नाम आता है ग्रेट लिटिल। तो इस प्रकार से कुछ झीलें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कौन सी नहर पर है दोस्तों, स्वेज नहर पर है, जिसकी हम बात करें दोस्तों स्वेज नहर है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1800। दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था, मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मिस्र के द्वारा। निर्माण कब शुरू किया गया था, 1859 में। और पूर्ण कब हुआ था, 1869 में। कब हुआ था, 1869 में। जबकि हम बात करें इसका राष्ट्रीयकरण है वो किसके हाथ में है, मिस्र। वर्तमान में ये किसके अधिकार में है दोस्तों, मिस्र के अधिकार में है। तो ये चीज याद रखनी है आपको स्वेज नहर के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, हाल ही में किसान संपर्क अभियान योजना, किसान संपर्क अभियान योजना किसके द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों इसकी हम बात करें तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है दोस्तों जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि शुरू किसके द्वारा की गई, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जम्मू कश्मीर है, इसका निर्माण कब हुआ था, 31 अगस्त 2019 को। और वर्तमान में इसके उपराज्यपाल कौन आते हैं, मनोज सिन्हा। कौन आते हैं दोस्तों, मनोज सिन्हा। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन आते हैं दोस्तों, मनोज सिन्हा आते हैं। तो दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक चीज और देखो, एक हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, किसानों का समग्र कल्याण। क्या उद्देश्य आता है, किसानों का समग्र कल्याण। इसका उद्देश्य क्या आता है, किसानों का समग्र कल्याण। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि इस योजना का उद्देश्य क्या, किसानों का समग्र कल्याण। वर्तमान में बात करें दोस्तों ये शुरू कब होगी, 24 अप्रैल को शुरू होगी। और ये हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो किसान पंचायतें हैं, लगभग हम बात करें तो 3565 किसान पंचायतों में शुरुआत की जाएगी। 3565 किसान पंचायतों में इसकी क्या की जाएगी दोस्तों, शुरुआत की जाएगी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो 3565 जो किसान पंचायतें हैं उसके अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या याद रखनी है, इन जो मतलब ये यहाँ पे सम्मेलन किया जाएगा, यहाँ फिर हम बात करें यहाँ पे जो ये किसान पंचायतों का जो 24 अप्रैल को यहाँ पे किसानों के लिए जो कार्य किया जाएगा, उसके अंदर मुख्य रूप से क्या चीज याद रखनी है आपको, मुख्य रूप से याद रखनी है कि केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 18 प्रायोजित परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा जो 18 प्रायोजित परियोजना है उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। मतलब वो परियोजनाएं जिनको फंड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो उनके बारे में जानकारी किसको दी जाएगी, इन किसान पंचायतों में दी जाएगी। दोस्तों ये जो यहाँ पे सम्मेलन होना है इसके अंदर 18 केंद्र सरकार की जो 18 प्रायोजित परियोजनाएं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जानी है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो एक चीज और देखो, एक हम बात करें दोस्तों तो एक चीज आपको याद रखनी है जम्मू कश्मीर के बारे में कि हाल ही में वन्य जीव पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये दोस्तों किसको प्रदान किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर की निवासी आलिया मीर को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया दोस्तों, आलिया मीर को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया दोस्तों, आलिया मीर को प्रदान किया गया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम महिला जिसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है दोस्तों गुलाम नबी आजाद। इनके द्वारा अपनी एक आत्मकथा लिखी गई है, कौन सी, आजाद।
कौन सी कथा लिखी गई है दोस्तों? आज़ाद। आत्मकथा लिखी गई है, कौन सी? आज़ाद। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर एक सुरंग का निर्माण किया गया है, उसका नाम आता है जेड मोड़ सुरंग। क्या नाम आता है दोस्तों? जेड मोड़ सुरंग। जेड मोड़ सुरंग की हम बात करें दोस्तों, ये किसको जोड़ती है? गगनगीर को सोनमर्ग से। किससे जोड़ेगी दोस्तों? गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी दोस्तों? गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ने वाली है। एक हम बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी आएगी? 6.5 किलोमीटर। कितनी आती है? 6.5 किलोमीटर। और ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई आती है 11,578 फीट। 11,578 फीट की क्या आएगी दोस्तों? ऊंचाई आएगी। तो एक चीज़ ये याद रखना कि जेड मोड़ सुरंग ये दोस्तों गगनगीर को किससे जोड़ती है? सोनमर्ग से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? सोनमर्ग से। ऊंचाई कितनी आती है? 6.5 किलोमीटर। जबकि हम बात करें लंबाई तो कितनी है? 6.5 और ऊंचाई कितनी आती है? 11,578 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें ये क्या है? एक परमाणु रिएक्टर है। क्या है दोस्तों? परमाणु रिएक्टर है। और यहां से हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, क्या उत्पादन किया जाता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो अब देखो, यूरोप का सबसे बड़ा और शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर कौन से देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? फिनलैंड के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? फिनलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। फिनलैंड की हम बात करें दोस्तों, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की वाटिका। क्या बोला जाएगा? झीलों की वाटिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? झीलों की वाटिका। एक हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? हजारों झीलों का देश। क्या नाम आता है दोस्तों? हजारों झीलों का देश। अब देखो सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर कौन से देश के द्वारा शुरू किया गया? फिनलैंड के द्वारा शुरू किया गया। अब हम बात करें, सबसे पहले तो आता है दोस्तों इसका नाम क्या है? नाम की अगर हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों, नाम आता है दोस्तों ओलकिल्लू ओटो। क्या नाम आता है दोस्तों? ओलकिल्लू ओटो परमाणु रिएक्टर। क्या नाम आता है दोस्तों? ओलकिल्लू ओटो परमाणु रिएक्टर। और पूरा नाम आता है ओलकिल्लू ओटो 3। क्या नाम आएगा दोस्तों? ओलकिल्लू ओटो परमाणु रिएक्टर 3 नाम आता है। कौन से देश के अंदर लगाया गया दोस्तों? फिनलैंड के द्वारा। कौन से देश में? फिनलैंड के द्वारा। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, फिनलैंड के द्वारा वापस 18 साल बाद वापस उत्पादन शुरू किया गया है। 18 साल बाद वापस हम बात करें तो उत्पादन शुरू किया गया है। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि 18 साल के बाद वापस उत्पादन शुरू किया गया है। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज़ और याद रखना। एक हम बात करें दोस्तों तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि फिनलैंड में तो हम बात करें दोस्तों 4 दशक बाद, फिनलैंड में तो हम बात करें तो लगभग 4 दशक बाद हम बात करें तो वापस से परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की गई है। जबकि हम बात करें यूरोप की हम बात करें दोस्तों, फिनलैंड कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोपीय महाद्वीप में। तो यूरोप की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो यूरोप के अंदर हम बात करें तो लगभग 16 वर्षों के बाद एक नया परमाणु रिएक्टर लगाया गया है। कितने वर्षों के बाद? 16 वर्षों के बाद परमाणु रिएक्टर लगाया गया है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। फिनलैंड में तो वापस कितने दशकों बाद शुरू किया गया? 4 दशक के बाद। जबकि हम बात करें यूरोप में 16 वर्षों के बाद। अब दोस्तों हाल ही में हम बात करें तो एक देश चर्चा में रहा था। कौन सा देश है? यूरोपीय महाद्वीप का देश था। और उसकी बात करें तो नाम आता है जर्मनी। क्या नाम आता है दोस्तों? जर्मनी। जर्मनी की दोस्तों अगर हम बात करें तो जर्मनी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जर्मनी के द्वारा हाल ही में अपने 3 जर्मनी के द्वारा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जर्मनी के द्वारा अगर हम बात करें तो हाल ही में अपने जो आखिरी 3 परमाणु संयंत्र थे ना, उनको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। आखिरी 3 परमाणु संयंत्रों को दोस्तों क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। दोस्तों एक चीज याद रखना कि जर्मनी है ना, जर्मनी के अंदर अगर हम बात करें तो परमाणु विरोधी आंदोलन है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1970 से।
कब से मानी जाती है? 1970 से मानी जाती है। और इसी आंदोलन के कारण हम बात करें तो जर्मनी में दोस्तों एक पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम आता है ग्रीस पार्टी। क्या नाम आती है? ग्रीस पार्टी। और वर्तमान में हम बात करें दोस्तों वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल है। तो वर्तमान में जर्मनी में जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें कौन सी पार्टी शामिल है? ग्रीस पार्टी। इस कारण हम बात करें तो जर्मनी के द्वारा अपने जो आखिरी 3 परमाणु संयंत्र थे उनको दोस्तों क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। जबकि हम बात करें तो उसके द्वारा सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसी समय हम बात करें दोस्तों तो फिनलैंड के द्वारा वापस से परमाणु रिएक्टर की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। रशिया और यूक्रेन का युद्ध। रूस के द्वारा लगातार हम बात करें तो गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है। उसी के साथ हम बात करें तो बिजली उत्पादन, बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही, विद्युत आपूर्ति। इस कारण हम बात करें तो फिनलैंड को वापस से अपना परमाणु रिएक्टर है वो शुरू करना होगा। एक हम बात करें दोस्तों जो जर्मनी के आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर थे उनकी हम बात करें तो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो दोस्तों नाम आता है इसार 2। सबसे पहले दोस्तों क्या नाम आता है? इसार 2। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक नाम आता है मैक्रवे स्टोम। क्या नाम आता है दोस्तों? मैक्रवे स्टोम। एक हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है एक्सलेंट। क्या नाम आता है दोस्तों? एक्सलेंट। तो इनके द्वारा हम बात करें दोस्तों इन तीनों परमाणु रिएक्टरों को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड है दोस्तों ये कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आएगा? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप की हम बात करें दोस्तों तो ये कौन से गोलार्ध के अंदर आता है? उत्तरी गोलार्ध में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के दोस्तों उत्तर में क्या स्थित है? उत्तरी आर्कटिक सागर। क्या नाम आता है दोस्तों? यूरोप के उत्तर में क्या स्थित है? उत्तरी आर्कटिक सागर स्थित है। एक चीज तो ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों पश्चिम में, हम बात करें तो पश्चिम में क्या आएगा इसके? अंध महासागर। क्या आता है? अंध महासागर। एक चीज हम बात करें दोस्तों तो आता है पूर्व में। पूर्व में बात करें दोस्तों विराल पर्वत। एक नाम आता है काकेशस। क्या नाम आता है दोस्तों? विराल पर्वत। एक हम बात करें तो काकेशस। एक नाम आता है दोस्तों कैस्पियन सागर। क्या नाम आता है दोस्तों? कैस्पियन सागर। क्या नाम आएगा? कैस्पियन सागर। और एक हम बात करें दोस्तों एक क्या आता है? काला सागर। अब देखो दोस्तों एक चीज याद रखनी है आपको कि यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर, इन सब की हम बात करें तो ये इनकी हम बात करें दोस्तों ये किसको अलग करते हैं? ये करते हैं यूरोप और एशिया महाद्वीप को। किसको अलग करते हैं दोस्तों? यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें दोस्तों इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? 6ठा स्थान आता है। कौन सा स्थान आएगा? 6ठा स्थान। जबकि हम बात करें दोस्तों जनसंख्या में हम बात करें कौन सा स्थान आता है? 3रा स्थान। कौन सा स्थान आएगा? 3रा स्थान आता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखोगे। एक क्या याद रखनी है आपको? एक हम बात करें दोस्तों एक चीज याद रखना है कि इसके उपनाम आते हैं। एक तो इसको कहा जाता है दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। एक हम बात करें दोस्तों एक इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। एक हम दोस्तों बात करें तो एक इसको क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है यूरेशिया का प्रायद्वीप। यूरेशिया का प्रायद्वीप। एक इसको क्या बोला जाता है? यूरेशिया का प्रायद्वीप। तो एक चीज ये याद रखनी है इसको क्या बोलते हैं? यूरोप में एशिया को अलग करते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप और यूरेशिया का प्रायद्वीप। एक हम बात करें दोस्तों यूरोप से हम बात करें तो कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा। दोस्तों अगर हम बात करें तो यूरोप के कौन कौन से देश से गुजरती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। एक तो नाम आएगा नॉर्वे, एक नाम आएगा स्वीडन और एक क्या नाम आता है दोस्तों? फिनलैंड। एक क्या नाम आएगा? फिनलैंड। अब देखो
सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करें, एक और याद रखना, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी, सबसे उत्तरतम राजधानी, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी की हम बात करें दोस्तों, कौन सी आती है? रेंगजाब्रक। क्या नाम आता है? रेंगजाब्रक। इसकी हम बात करें दोस्तों, कहां पे है? आइसलैंड में। कहां पर आती है दोस्तों? आइसलैंड में। कहां पर है दोस्तों? आइसलैंड में। जबकि हम बात करें दोस्तों, नॉर्वे, इसको क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्यों का देश। क्या बोलेंगे? मध्य रात्रि के सूर्यों का देश। जबकि हम बात करें दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि के सूर्यों का द्वीप। कौन सी आती है? मध्य रात्रि के सूर्यों का द्वीप। एक हम बात करें दोस्तों, एक आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, कौन सा आता है? ग्रीनलैंड। क्या नाम आता है दोस्तों? ग्रीनलैंड। इसकी हम बात करें दोस्तों, किसके अधिकार में है? डेनमार्क। किसके अधिकार में आता है दोस्तों? डेनमार्क के अधिकार में आता है। किसके अधिकार में आता है दोस्तों? डेनमार्क के अधिकार में। और एक चीज याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, डेनमार्क के द्वारा अपना परमाणु रिएक्टर कब बंद किया गया था? 1980 में बंद कर दिया गया था। कब बंद किया गया था दोस्तों? 1980 में बंद कर दिया गया। उसी के साथ हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना, इटली, तो इटली के द्वारा अपना परमाणु रिएक्टर वो बंद किया गया था 1990 में। कब बंद किया गया था दोस्तों? 1990 में बंद किया गया था। जबकि बात करें दोस्तों, एक नाम आता है स्विट्जरलैंड। क्या नाम आता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की हम बात करें दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड के द्वारा अपना परमाणु रिएक्टर कब बंद किया गया था? 2017 में। कब बंद किया गया था दोस्तों? 2017 में बंद किया गया था। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों, डेनमार्क, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों? डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कौन सी आती है? कोपेनहेगन। कौन सी आती है दोस्तों? कोपेनहेगन। और इसको क्या कहा जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी। क्या बोला जाएगा? बाल्टिक सागर की कुंजी बोला जाता है। तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि इसको क्या बोलेंगे? बाल्टिक सागर की कुंजी बोला जाएगा। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अरुण जल विद्युत परियोजना, कौन सी विद्युत परियोजना आती है दोस्तों? अरुण जल विद्युत परियोजना कौन से देश में स्थित है? तो दोस्तों हम बात करें, ये कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पर आती है दोस्तों? नेपाल में आती है। कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में है। अब हम बात करें दोस्तों, इसका भारत से क्या संबंध है? तो दोस्तों हम बात करें तो इस परियोजना की जो शुरुआत की हम बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण किया गया दोस्तों अरुणा नदी पर। नेपाल में कौन सी नदी पर किया गया दोस्तों? अरुणा नदी पर निर्माण किया गया है। कौन सी नदी पर किया गया है? अरुणा नदी पर। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। और अरुणा नदी दोस्तों नेपाल में कहाँ पर है दोस्तों? सुकवास जिला। कौन सा जिला आता है? सुकवास जिला। कौन सा जिला आएगा दोस्तों? सुकवास जिला। तो अरुणा नदी पर कहाँ पे शुरुआत की गई है दोस्तों? सुकवास जिले में शुरुआत की गई है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, इस परियोजना की शुरुआत की गई थी नेपाल सरकार के द्वारा 1992 में। नेपाल सरकार के द्वारा कब शुरुआत की गई थी? 1992 में शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके बाद इसके द्वारा लगातार कोई कार्य नहीं किया गया, ना इसका निर्माण हो पाया। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो एक नाम आता है कि 2014 में एक नेपाल सरकार के द्वारा समझौता किया गया था। कब समझौता किया गया था दोस्तों? 2014 में। और उस समय की हम बात करें तो समझौता किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सतलुज जल विद्युत निगम के साथ। सतलुज जल विद्युत निगम के साथ क्या किया गया था दोस्तों? समझौता किया गया था। किसके द्वारा? नेपाल सरकार के द्वारा। तो वर्तमान में हम बात करें दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों, इससे भारत को कौन सी कहाँ पे बिजली आपूर्ति होगी? तो भारत में हम बात करें दोस्तों, तो मुजफ्फरनगर।
भारत में हम बात करें तो कहाँ पे बिजली आपूर्ति की जाएगी? मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर की जानी है दोस्तों? मुजफ्फरनगर में बिजली आपूर्ति की जानी है। एक हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर टोटल 4 इकाइयों का लगाई गई हैं। कितनी इकाई लगाई गई हैं? 4 इकाई। प्रत्येक इकाई की हम बात करें दोस्तों कितनी बिजली उत्पादन होती है? 225 मेगावाट। कितनी उत्पादन होगी दोस्तों? 225 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। 4 इकाइयों की स्थापना की गई है, उसमें हम बात करें तो 225 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। एक चीज़ आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा दूसरा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन आता है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र होता क्या है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है वो होता क्या है? तो दोस्तों हम बात करें पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा होती है ना, पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा पाई जाती है उसका उपयोग लेना, वही क्या कहलाता है? पृथ्वी की ऊष्मा को काम में लेना। या हम बात करें तो पृथ्वी की जो ऊष्मा है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भूतापीय ऊर्जा। और पृथ्वी से उसमें वो लगातार बाहर निकलती रहती है, इसलिए हम बात करें दोस्तों तो ये जो भूतापीय ऊर्जा है, ये अगर हम बात करें आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मतलब अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कम होने पर हम बात करें तो भूतापीय ऊर्जा इसके द्वारा लगातार लोगों देशों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे वैश्विक रूप से अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे हैं दोस्तों? अमेरिका में। कहाँ पर आते हैं? अमेरिका में। दूसरे स्थान पर कौन आता है दोस्तों? इंडोनेशिया। कौन सा आता है दोस्तों? इंडोनेशिया। भारत में हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ पे लागू किया गया था? लद्दाख में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था दोस्तों? लद्दाख। और लद्दाख में हम बात करें दोस्तों कौन सी घाटी में? पुंगा घाटी में। कौन सी घाटी में दोस्तों? पुंगा घाटी में। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों ONGC के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? ONGC के द्वारा ऊर्जा की स्थापना की जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो ये एक संयंत्र स्थापित किया गया है और यहाँ से हम बात करें तो पृथ्वी में ड्रिलिंग के द्वारा पाइपलाइन लगाई जाती है और उससे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों उपयोग की, तो उपयोग की हम बात करें दोस्तों, उपयोग में एक तो आता है विद्युत उत्पादन। क्या नाम आता है दोस्तों? विद्युत उत्पादन। एक तो किस काम में आती है? विद्युत उत्पादन। और एक हम बात करें तो इमारतों को गर्म करना। एक किस काम में लिया जाता है दोस्तों? इमारतों को गर्म करने के काम में लिया जाता है। अब लद्दाख की हम बात करें दोस्तों, लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख में कहाँ पे स्थापित की गई थी? पुंगा घाटी में स्थापित की गई थी। सबसे पहले तो देखो, एक हम बात करें तो पुंगा घाटी दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें भूतापीय ऊर्जा की, तो यहाँ पे एक फुहारे निकलते हैं। किसके? सल्फर के। किसके फुहारे निकलते हैं दोस्तों? सल्फर के फुहारे निकलते हैं। एक तो ये चीज़ याद करना, मतलब झरने सल्फर के उच्च झरने स्थित हैं। ठीक है, और ये एक पर्यटन स्थल भी है दोस्तों। एक चीज़ तो ये याद रखनी है आपको। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? ONGC के द्वारा। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है दोस्तों, भारत के अंदर जो संभावित स्थल है ना भूतापीय ऊर्जा के, उनकी हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो, वर्तमान में तो हम बात करें दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया है? वर्तमान में तो हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान आता है दोस्तों? मणिकरण। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? मणिकरण। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है जलगांव महाराष्ट्र। कौन सा स्थान आता है? जलगांव महाराष्ट्र। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है तपोवन उत्तराखंड। क्या आता है? तपोवन उत्तराखंड। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है बकरेश्वर। कहां पर है दोस्तों?
पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है बकरेश्वर? पश्चिम बंगाल। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है तुआ, गुजरात। क्या नाम आता है? तुआ, गुजरात। तो ये दोस्तों क्या है? संभावित है। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो लद्दाख का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये लगभग हम बात करें दोस्तों कितनी ऊंचाई पर है? 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो दुनिया का सर्वाधिक सबसे ऊंचा भूतापीय ऊर्जा स्थल कौन सा है दोस्तों? लद्दाख का आता है। कौन सा आता है दोस्तों? लद्दाख का। ये भारत के अंदर दोस्तों भूतापीय ऊर्जा के वर्तमान में क्या है? संभावित स्थल आते हैं। जबकि हम बात करें वर्तमान में कहाँ पे स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में स्थापित किया गया है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? शिमला। कौन सी आती है? शिमला। जबकि हम बात करें, ये एक नाम आता है शिव प्रताप शुक्ल। ये क्या है दोस्तों? राज्यपाल। क्या आते हैं? राज्यपाल। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। रोज हम नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं। जो करंट अफेयर की जो क्लास है उसके अंदर आपको सर्वाधिक योगदान देना है, लगातार देखते रहना है। कोई भी कमी हो तो उसके बारे में बताया जाए। धन्यवाद।